आज है 23 मार्च। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से बताएं भारत एससीओ का सदस्य कब बना था? 2001, 2005, 2017 या 2018? इसका उत्तर होगा सी यानी कि 2017। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 में भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जुड़ा था एससीओ में। ठीक है, देख लेते हैं अब एक बार। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच नवाचार, रोजगार सृजन और सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना है। फोरम एससीओ के भीतर स्टार्टअप्स के बीच बातचीत बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए अब एक बार एससीओ के बारे में कि इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 1996 में 5 देशों ने शंघाई 5 नामक एक संगठन बनाया था, जिसमें क्या क्या नाम थे? कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था, ताजिकिस्तान था और चीन था। लेकिन इनमें जब 2001 में उज्बेकिस्तान आकर के मिला, उज्बेकिस्तान जब मिला तब इसका नाम एससीओ रखा गया था। तो एससीओ की स्थापना हम 2001 से ही मानते हैं। ठीक है, एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर हुए थे और 2003 से लागू हुआ। भारत ने 2005 में इस समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा लिया था। 2017 में भारत पूर्ण रूप से इसका सदस्य बन गया। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना था 2017 में ही। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को साथ साथ सदस्यता मिली थी। तब इसमें 8 सदस्य हो गए थे। लेकिन हाल ही में 2023 में ईरान को भी इसका पूर्ण मेंबर बना लिया गया है। यानी कि अब वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। चीन, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये मैप है। मैप में देख लीजिएगा, ये रूस है, ये कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ये देखिए ये पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और यहाँ पर ये जो नई जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये रंगी हुई नहीं है, ये है ईरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इजराइल से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु, या सूडान से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु, अथवा अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु, या हैती से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु? देखिए, कैरेबियन द्वीपों में एक द्वीप है जिसका नाम है हिस्पानियोला। क्या नाम है? हिस्पानियोला। और इस पर ना 2 देश बसे हुए हैं, एक है हैती और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इस देश में हैती में ना इसमें गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इस कारण यहाँ पर हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए भारत के द्वारा यहाँ से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंचा गया है, जो कि इसके बगल में ही है। इसका मैप अभी देख लेते हैं, पहले एक चीज़ पढ़ लीजिए। 21 मार्च 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि भारत ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। अब इनको देख लीजिए कि ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका। क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका है। इस नॉर्थ अमेरिका में ना ये जगह देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का राज्य है फ्लोरिडा और यहाँ इसके बगल में ये छोटा सा एक द्वीप है, इसका नाम है क्यूबा। और इसके बगल में ये इससे भी छोटा द्वीप है, इसका नाम है हिस्पानियोला। क्या नाम है? हिस्पानियोला। ये देखिए हिस्पानियोला को पूरी तरीके से आप यहाँ से यहाँ देखिए, हिस्पानियोला के अगर 3 भाग कर दिए जाए ना तो इसके 2 भागों पर लगभग डोमिनिकन रिपब्लिक है और केवल 1 भाग पर इसके ऊपर हैती है। अब हैती में चल रहा है गृह युद्ध, इसलिए यहाँ से डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है, आपको हिस्पानियोला याद रखना है कि ये अटलांटिक महासागर में द्वीप है, इस पर 2 देश हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक कैरेबियन द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, तो हिस्पानियोला है, ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। दूसरा ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों में नहीं है सम्मिलित, तो उसमें क्यूबा आ सकता है, हैती आ सकता है, डोमिनिकन रिपब्लिक आ सकता है। आपको देखना है इनमें से ये तीनों के तीनों हैं ही हैं। ठीक है, और चीज़ देखिए, अब द्वीप के अन्य 2/3 हिस्से को डोमिनिकन गणराज्य कहा जाता है, जो कि पूर्व स्पेनिश उपनिवेश है। ठीक है, हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ठीक है, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस यहाँ पर है और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिंगो है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले ना हमने समझा कि ये ऑपरेशन था इंद्रावती। अब बाकी के ऑपरेशन और भी भारत सरकार ने चलाए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब पर जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं।
ये है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय हमास इजराइल में जो युद्ध हुआ था ना, तो इजराइल से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन का जो वार हुआ था उसमें से यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जब तालिबान ने आक्रमण किया था और सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था, तब अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोरोना महामारी के दौरान भारतीयों को विभिन्न देशों से भारत में लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध चल रहा था, उसमें उस समय भारतीय नागरिकों को अन्य विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन। और ऑपरेशन राहत यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना द्वारा सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाया था। सारे के सारे ऑपरेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑल याद करने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया यानी इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया IMT ट्राइलेटरल यानी ट्रिलैट अभ्यास से चर्चा में आए बंदरगाह मापुतो तथा जंजीबार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार आ चुके हैं, याद रखना। क्रमशः निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित हैं? मोजाम्बिक तंजानिया, मोजाम्बिक मेडागास्कर तंजानिया या तंजानिया मोजाम्बिक। अब देखिए, जो मापुतो बंदरगाह है ना, जो मापुतो बंदरगाह, ये मोजाम्बिक का है। देखो, ये माँ से शुरू होता है मोजाम्बिक, तो ये मापुतो भी माँ से शुरू होता है, ठीक है। और जो जंजीबार बंदरगाह है ना, ये तंजानिया का बंदरगाह है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा ए सही। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें और लेनी है। क्या लेनी है कि INS तीर और INS सुजाता भारत मोजाम्बिक तंजानिया IMT ट्राइलेटरल अभ्यास के आगामी दूसरे संस्करण में, याद रखना ये दूसरा संस्करण है, में भाग लेंगे। यह 21 से 29 मार्च 2024 को होने वाला एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। अब इसको एक बार मैप पर और समझ लेते हैं हम। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये है एक द्वीप जिसका नाम है मेडागास्कर, सबको पता है। अब देखिए, यहाँ पर ये देश है मोजाम्बिक, ये वाला देश, ये मोजाम्बिक है। और इसको देखिए, ये जो देश है ना, ये है तंजानिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस मोजाम्बिक में मापुतो बंदरगाह इस जगह पर है, ये देखिए, इस जगह पर मापुतो बंदरगाह है। इसके अलावा मोजाम्बिक का ही एक और बंदरगाह है, ये वाला नकाला बंदरगाह। ये नकाला बंदरगाह इस जगह पर है, ठीक है। तो नकाला बंदरगाह इस जगह पर है और मापुतो बंदरगाह इस जगह पर है। अब आता है अगर तंजानिया, तो तंजानिया को आप यहाँ से देखिए इस मैप में, तंजानिया की इस वाली जगह में थोड़ी सी यहाँ पर पॉइंट सा लगा हुआ है एक द्वीप की तरह, ये द्वीप है और इसका नाम है जंजीबार। यहाँ पर है पोर्ट, इस पोर्ट का नाम है जंजीबार पोर्ट, ठीक है। तो जो अब सैन्य अभ्यास हो रहा है ना, वो इन्हीं के बीच में हो रहा है, जंजीबार और ये मापुतो बंदरगाह और ये नकाला बंदरगाह। तो इनको याद रखना है कि भाई नकाला बंदरगाह किसका है, मापुतो बंदरगाह किसका है, मोजाम्बिक का, जंजीबार बंदरगाह किसका है, तंजानिया का, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में शक्ति तथा शिव नामक 2 तारों की खोज निम्नलिखित में से किसने की है? नासा ने, जाक्सा ने, इसरो ने या यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। यह है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो रिसर्च करने वाला जो टेलीस्कोप है, इसका नाम है गया, ठीक है। ये है, इसको चलते हुए अगर आप देखना चाहते हो तो प्रश्न के खत्म होते ही मैं आपको दिखा दूंगा 2 सेकंड में बस। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप गया द्वारा इन दोनों तारों की खोज की गई है। गया का प्राथमिक उद्देश्य मिल्की वे आकाशगंगा का एक सूक्ष्म 3D मानचित्र तैयार करना है, याद रखना है इसका, ठीक है। गया का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो मिल्की वे आकाशगंगा है ना हमारी, उसका एक सूक्ष्म 3D मानचित्र तैयार करना है। इसके अलावा गया के द्वारा एक्सोप्लैनेट की खोज तथा अन्य जानकारी जुटाने में भी इसका अहम रोल है। एक्सोप्लैनेट वो है जो हमारे ग्रह, जो हमारा सौरमंडल है उससे बाहर के जो ग्रह होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में IPHE यानी कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, काफ़ी याद रखिए। दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 41वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भोपाल में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में या शिमला में? इसका उत्तर है नई दिल्ली में, ठीक है। देख लीजिए एक बार। 2003 में स्थापित, याद रखिएगा इस पॉइंट को, 2003 में स्थापित इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी में भारत सहित 23 सदस्य तथा यूरोपीय आयोग को मिलाकर के कुल मेंबर 24 हो गए हैं। याद करिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसकी द्विवार्षिक आधार पर बैठक होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? प्रभा वर्मा, TM कृष्णा, अमिताभ घोष या कवि निशांत? इसका सही उत्तर क्या है? कवि निशांत। इन तीनों के तो आपने पहले से ही नाम सुने होंगे। अरे प्रभा वर्मा को हमने पढ़ाया था ना आपको। प्रभा वर्मा का क्या है? सरस्वती सम्मान मिला है इनको। क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है।
ठीक है। और इनको टीएम कृष्णा को क्या मिला है? संगीत कलानिधि पुरस्कार, संगीत कलानिधि पुरस्कार। अमिताभ घोष को क्या मिला है? इरासमस पुरस्कार। इनकी कृति है जो किस पर लिखी गई है? क्लाइमेट चेंज पर, इसके लिए इनको मिला है, ठीक है। और कवि निशांत की एक रचना है, इस रचना का नाम क्या है? ये देखिए, कविता पाठक आलोचना, ये किताब का ही फोटो है सीधा, ये लिखी है इन्होंने, इसके लिए इन्हें मिला है देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ठीक है। देख लीजिए, युवा कवि आलोचक निशांत को वर्ष 2023 के लिए 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई है। उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए ये दिया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो सम्मान दिया जाता है ना, ये युवा लेखकों को दिया जाता है। युवा लेखक कहाँ तक माने जाते हैं? 45 साल से जिनकी उम्र कम होती है उन्हें युवा लेखक माना जाता है, ठीक है। देखिए आगे पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। निम्नलिखित में से बताएं इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1989, 2001, 2010 या 2014? इसका उत्तर है डी, यानी कि 2014। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में भारत की स्टील उत्पादक कंपनियों के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारतीय इस्पात उद्योग की आवाज़ बनना है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके हम स्टील के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट्स को जानेंगे कि भारत दुनिया में चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर पहले आधुनिक इस्पात संयंत्र की बात करी जाए, भारत में जो स्थापित हुआ था वो जमशेदपुर में हुआ था, झारखंड में है जमशेदपुर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बने थे स्टील के जो उद्योग क्षेत्र, तो हम इसके बारे में, जो प्लांटों के बारे में जानकारी लेने से पहले हम समझ लें कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किसके उसमें कौन सा मॉडल अपनाया गया था? उसमें अपनाया गया था पीसी महालनोबिस मॉडल। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पर बात कही गई थी और बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना था, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देना था। तो राउरकेला में उड़ीसा में जो राउरकेला है वहाँ पर जो स्थापना की गई थी वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। भिलाई में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी और दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसको देखिए एक बार सही से, इसको सही से देखिए, ये लर्न करना ही करना है हर हालत में, क्योंकि PYQ कम से कम ये 10 बार आ चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। निम्नलिखित में से बताएं भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सदस्य कब बना था? 1869, 1969, 1851 या 1951? इसका सही उत्तर है ए, 1869। देख लीजिए एक बार, ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यूनियन 1865 में स्थापित। यह स्थापित कब हुआ था? 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका मिशन दुनिया के सभी लोगों को जोड़ना और लोगों के संवाद करने के अधिकार की रक्षा और समर्थन करना है। भारत 1869 से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सदस्य है। ITU का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निक्सी ने भारत में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए यहाँ, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के लिए माइटी यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भाषा पोर्टल नेट, और इंग्लिश में इसी को देखेंगे तो भाषा नेट पोर्टल का उद्घाटन किया है। बताएं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 28 मार्च? इसका सही उत्तर है 28 मार्च। देख लीजिए इसका एक बार, जो ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है वो 28 मार्च को मनाया जाता है। और जो निक्सी है ना, निक्सी की यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिख दी है, आपको याद रही था कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया फाउंड कब करी गई थी? 2003 में। अब वन लाइनर को देख लीजिए एक बार जल्दी से, हम वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं सबको देख लेते हैं। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त किया है
और भारतीय सेना ने एक विशिष्ट तकनीकी यूनिट सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप यानी कि स्टेग का गठन किया है, जो डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G 6G जैसी भविष्य की संचार तकनीकों, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी इत्यादि के शोध एवं विकास पर कार्य करेगी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। मशीन लर्निंग है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, या डीप लर्निंग है, ठीक है। अगर नहीं आती होंगी तो जब इनसे संबंधित कोई करंट अफेयर का मुद्दा आगे आएगा तो हम इसको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया है। आगे देखिए, भारत ने नीदरलैंड के वान डी पोल को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोलकीपिंग कोच नियुक्त किया है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष 19 मार्च 2024 को थाईलैंड से भारत वापस लाए हैं। और सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग है ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कप्तान नियुक्त किया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो देख लीजिए। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? किस में किया गया है, इसका उत्तर जरूर दे। देखो इतना काम आपको करना ही होगा। ये रिक्वेस्ट भी है मेरी आपसे कि आप ना जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर दिया करिए। जो लोग देते हैं उन लोगों का मुझे पता है कि जो लोग देते हैं उनका बेहद धन्यवाद है, लेकिन बाकी के लोग भी दिया करिए उत्तर, इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोगों को पता है कि हमारे सब्सक्राइबर आज बन के हो गए, और बन के सब्सक्राइबर के लिए ना आप साथ ही मुझे कुछ कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन तो देना ही होगा आपको। और अब देख लीजिए कल का प्रश्न। कल का प्रश्न ये है कि हाल ही में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में नामित रामगढ़ क्रेटर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा राजस्थान, ठीक है। हमें पता है कि भाई जो दो चीज़ें थी जिनको भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, एक था राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर, राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर, ठीक है। और दूसरा एक था जो तेलंगाना का था, क्या था? तेलंगाना का था पांडुपुला गुट्टा, ठीक है। ओके, तो फिर आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। और इसके साथ ही ना आप सभी को सच्चे मन से धन्यवाद, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 15 दिन हुए हैं और आज 15वां दिन है, और आज 15वें दिन आपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग नीचे उसके लिए कुछ सजेशन और हमें फ्यूचर के लिए देना चाहें तो सजेशन भी दीजिए, और साथ में कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच।